सभी शिक्षक साथियों को उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के पास उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें हम लोग आज हल करने वाले हैं मासिक आकलन 2022-23 माह जुलाई कक्षा 8वीं का मासिक मूल्यांकन गणित। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को मैं हल करते जाऊंगा और बतलाऊंगा। तो शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे आप लोग का पूरा पाठ का एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो लंबा बात को नहीं करते हैं और चलिए हल करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है खंड अ का सवाल है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है 815, 951, 1521 और 1651। तो इस सवाल में हमारा आंसर होगा सी नंबर। और कैसे होगा, तो चलिए इसको हल करके बतलाते हैं। जैसे इकाई में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1। तो वर्ग संख्या में किसी भी संख्या को अगर लेते हैं तो इकाई में एक किस में आता है, 9 में। तो हम लोग 9 का ट्राई कर सकते हैं। किसका ट्राई कर सकते हैं, 9 का, 19 का, 29 का और 39 का, 49 का। मतलब हम लोग इसी संख्या में अगर किसी भी संख्या को ट्राई करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे अगर आप लोग देखिए 9 पर निकालेंगे तो आप लोग को पता होगा कितना होता है, 81। और 19 का होता है 361। और ऐसा समझ में नहीं आता है तो इसको आप लोग गुणा भी करके देख सकते हैं। 19 गुणित 19 तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, हाथ में आया 8 और 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। फिर 1 9 9, 1 एकम 1 हो गया। और 9 और 7 16, अरे 361। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 19 का 361। 29 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो नीचे करता हूँ 29 गुणित 29। ऐसा भी हम लोग निकाल सकते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, आसानी से बना सके। 9 9 81 के हाथ में आया 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, देख लीजिए। 8 दूनी 16, हाथ में आया 1 2 26, 261। और 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 और 1 8। ये 841 प्राप्त हो गया 29 का, 841। और 39 का देखते हैं। 39 गुणित 39, 9 9 81, हाथ में आ जाएगा 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27, 35, 3 9 27, हाथ में आ गया 2, 3 तिया 9, 10 11। इस प्रकार इसको जोड़ दिए, 7 5 12 का 2, 4 3 और 1 4 और 1 5 और 1 5। तो यहाँ पे आ गया 1521। और अगला जो करेंगे तो इसका 1521 से ज़्यादा आएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि ये 851 भी नहीं आया, 951 भी नहीं है। तो हमारा जो है ये किसका वर्ग है, तो हम लोग बोल सकते हैं किसका है, ये 39 का वर्ग है। तो इस प्रकार हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और सामान्य तरीका से आप लोग वर्ग कैसे निकालते हैं इसको भी
जान सकते हैं। और किसी भी संख्या की इकाई में 1 होता है तो हम लोग इसी प्रकार से जांच कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 2 है 101 का मान क्या होगा। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 101 का मान क्या होगा, तो एक कहने का मतलब क्या है 101 का वर्ग क्या होगा। तो हम लोग 101 का वर्ग निकाल सकते हैं। 101 गुणित 101, तो इसका भी आप लोग किताब में पढ़ चुके होंगे। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि 111 का वर्ग को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो समान संख्या है तो इसको जोड़ देते हैं 1 और 1 2, तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे फिर घटते क्रम में, तो कितना हो जाएगा 1 2 1। 1 के जोड़े तो 2 आया था तो 1 से लेकर हम 2 तक बढ़ेंगे, फिर जो बड़ा संख्या उसी से घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे आया गया 111 का वर्ग, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3, इसी प्रकार कितना हो जाएगा 1 2 3, फिर घटते क्रम में 2 1। इसको आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, ऐसे ही आता है हमारा उत्तर। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं 101 का वर्ग को क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2, तो 1 यहाँ 0 है तो यहाँ 0 डाल देंगे और ये 2, फिर 0 के बाद फिर लिख देंगे 1। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर हो जाएगा 101 का वर्ग 10,201। तो हमारे पास कौन सा है, ये डी नंबर। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। 400 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसको भी देखते हैं। जैसे 400 को गुणा करते हैं 1 के साथ, हमारा आता है 400, क्योंकि ये 20 का वर्ग है। और उसके बाद अगर 2 से गुणा कर देते हैं 400 गुणित 2, तो कितना हो जाता है 800। तो 800 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं आता है। तो ये हमारा उत्तर इसका कितना हो जाएगा, बी नंबर। सी नंबर में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 400 गुणित 4 बराबर 1600, ये हमारा आ जाएगा 40 का वर्ग है। उसी प्रकार से अगर 400 को गुणा करते हैं 9 से तो कितना हो जाएगा 9 चौको 3600, जो कि किसका वर्ग हो जाएगा 60 का। तो इस प्रकार हमारा उत्तर जो है क्या हो जाएगा 800, जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं आता है। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ये 800 है 20 का घन है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, बी नंबर। अब अगला सवाल जो दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये जो जितने भी सवाल थे ये हमारे 1 नंबर के सवाल थे। 1 नंबर का था, ये भी 1 नंबर का है और ये भी 1 नंबर का है। अगला दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये हमारे 2 नंबर के सवाल हैं। जो पेपर आप लोग दिए होंगे उसमें आप लोग को 2 नंबर सही बनाए होंगे तो 2 नंबर प्राप्त होगा। तो दिया हुआ एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना है 18,225 वर्ग मीटर हो, तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल के जगह में लिख देंगे 18,225। 18,225 बराबर भुजा का स्क्वायर। या इसको पलट के लिख दें तो ऐसा लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर बराबर 18,225, और भुजा बराबर लिखना है, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो एक करनी लग जाएगा 18,225। अब इसका हम लोग
अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि से निकाल देते हैं। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि इससे मैं पहले का वीडियो में भी ये सवाल को हल कर चुका हूँ। उसमें भाग विधि से है, तो गुणनखंड विधि से करेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 से तो भाग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका विशेष कारण क्या है कि 2 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई में आना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्या हमारे पास 2 में है, नहीं इकाई में है, तो 2 से भाग जाएगा। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इसमें से नहीं है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 3 के लिए। तो 3 के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या को योग करते हैं। तो जोड़ देते हैं 8 और 1 9, 10 11 12 13 13 5 18। जो 18 आया, 18 को पुनः जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 धन 8 बराबर 9। तो ये 3 का पहाड़ा में आता है, इसलिए इसको हम लोग 3 से गुणनखंड करेंगे। 3 6 18, 2 नहीं जाएगा, इसे 0 कर देंगे। 3 7 21 और हासिल फिर एक बच जाएगा, 3 5 15। पुनः इसको जो प्रक्रिया अपना फिर से अपना देते हैं, 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 7 5 12 12 6 18। 18 को पुनः जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। क्योंकि 18 भी आता है, इसलिए हम लोग 18 से भी कर सकते हैं। और 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, हासिल 1 बचा, 3 5 15। फिर जोड़ते हैं 5 2 7 और 2 9, 3 में आता है। तो 3 6 18, फिर हम बच गया 2, 3 7 21, फिर 3 5 15, 1 आ जाएगा तो 3 5 15। पुनः इसको हम लोग जोड़ देते हैं, जांच करते हैं 7 5 12 12 6 18। ये 3 से पुनः जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर जोड़ देते हैं 5 और 2 7 2 9, 3 से फिर से जाएगा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। फिर देखिए एक बार जोड़ के 7 5 12, तो 12 3 का पहाड़ा में आता है, या 12 को फिर जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा। तो 3 से फिर से जाएगा ये, 3 दूनी 6, हासिल बचा 1, 3 5 15। अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 है, तो चूँकि ये क्या होता है, 7 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए हम लोग 3 से आगे बढ़ेंगे 4 का में। तो 4 का में भाग करने का सिद्धांत क्या है कि 4 से अगर भाग करते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, इकाई में 4 का गुणज होना चाहिए। इकाई नहीं, अंतिम 2 संख्या, जैसे ये अंतिम जो संख्या है उसमें क्या होना चाहिए, 4 का गुणज। कहने का मतलब क्या होना चाहिए, 4 0 8 12 16 20 24, मतलब ये कंटिन्यूस आगे इस प्रकार का होगा। तो ये 4 से भाग जाएगा। या सीधा सीधा बोल सकते हैं, जो संख्या 2 से भाग जाता है वो 4 से भाग जाएगा, लेकिन संभवतः सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे, कुछ नहीं भी जा सकते हैं। जो हमारा ये कंडीशन को पूरा करेगा वो जाएगा, और कंडीशन को पूरा नहीं करेगा वो नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 रहेगा इकाई में तो भाग नहीं जाएगा, वहाँ पे 12 होना चाहिए। इसलिए हम लोग 4 से आगे बढ़ते हैं 5 के लिए। तो 5 में भाग जाने के लिए क्या होता है, इकाई में क्या होना चाहिए, 0 अथवा 5। तो देख लीजिए इकाई में हमारा 0 तक लागू नहीं हुआ, लेकिन 5 वाला मिल गया, तो इसलिए 5 से भाग कर देंगे, 5 5 25, फिर हो गया 5 एकम 5। तो इस प्रकार लिख सकते हैं 18,225 बराबर कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 2 बार आया है, 5 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे करनी लगा हुआ है, तो ये करनी लगा देंगे। तो जैसे करनी का चिन्ह लगता है, इसमें जोड़ी बनाना पड़ेगा। ये जोड़ी, जितना जोड़ी बना उसको लिख देंगे। 3 का है 3 जोड़ी, तो दोनों में 3 को लिखना है, 3 गुणित 3। एक जोड़ी में से 1 को लिखना है, गुणित 5। फिर गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, अब 45 तिया कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 45 गुणित 3, 5 तिया 15, हाथ में आया 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135।
इस प्रकार हम लिख सकते हैं कितना 135। मतलब हमारे पास जो भुजा आएगा कितना आएगा ये 135। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हमारा जो समझने का था। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भुजा, तो भुजा बराबर कितना प्राप्त हुआ 135। तो इस प्रकार हमारा जो सवाल नंबर 4 का उत्तर आप लोगों के सामने आ चुका है। संभवतः आप लोग समझ भी चुके होंगे। अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस सवाल भी है, वर्ग ही निकालना है। इसको आप लोग भाग विधि से भी निकाल सकते थे, तो मैं एक विधि को बता दिया हूँ। अगर दूसरा विधि देखना है तो बाद में बता दिया जाएगा। अब चलिए, मैं बोर्ड के माध्यम से थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीख सकते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल उपस्थिति 64 है। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी कुल उपस्थित 64 है। इन विद्यार्थियों को प्रार्थना में इस प्रकार खड़ा किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हो जितने पंक्तियों की संख्या है। यहाँ पे लिखते हैं, हल करते हैं, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है 64। अब प्रार्थना में इस पर खड़ा किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, हम लोग x मान सकते हैं। और इसमें दिया है जितने खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितना पंक्तियों की कुल संख्या है। पंक्तियों की कुल संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या। क्या लिखते हैं, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी ये कितना हो जाएंगे x, मतलब दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल पंक्तियाँ या कुल विद्यार्थी कुल पंक्तियाँ बराबर कुल विद्यार्थी। तो कुल पंक्तियाँ कितना हो जाएगा x का स्क्वायर बटे कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 64। अब लिख सकते हैं दोनों और वर्गमूल करने पर तो हो जाएगा यहाँ कितना x बराबर 64। यहाँ पे 64 का निकाल देते हैं गुणनखंड, कितना हो जाएगा, इकाई में 4 है तो 2 से जाएगा, जो पिछले सवाल हम लोग कर चुके हैं। 2 तिया 6, 2 चौके 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा x बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3। यहाँ कितना हो जाएगा, ये पूरा करने यहाँ तक आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2,
तो पर जोड़ी में से 1 2 को लिखते हैं तो इसका ए है, इस जोड़ी का ए और इस जोड़ी का ए। इस प्रकार गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र हो जाएंगे? 8 छात्र। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 का आंसर आ चुका है। अब अगले सवाल की सवाल नंबर 6 दिया हुआ है 5 का घात 4/8, 2 का घात 3/2 का घात 5 गुणित कोष्टक के अंदर दिया हुआ है 5/2 पूरे का घात -2। तो इसको हमको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो एक बार सवाल को लिख लिया जाए। हल 6 5/4 का घात 8 गुणित 2 का घात 3/2 का घात 5 गुणित 5/2 पूरे का घात -2। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करते हैं तो क्या है, जैसे हमारे पास जो 8 दिया हुआ है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 2 का घात 3। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 बराबर कितना हो गया? 2 गुणित 2 गुणित 2। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3, 2 का घात 3। मतलब कुछ चेंजिंग करते हैं जहाँ उपयुक्त है। तो सरल कीजिए है तो थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो 5 का घात 4 बटे, अब 8 का घात 8 बराबर कितना प्राप्त हुआ है हमें? 2 का घात 3। तो इसको लिख देंगे 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 3 बटे 2 का घात 5 गुणित 5/2 पूरे का घात -2। तो इस -2, चलिए एक बार -2 ही रहने देते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास ये 2 अरे 2 कट गया। क्यों कटा? क्योंकि ये हर में है और ऊपर वाला अंश में है। जब हर और अंश में रहता है हमारे पास सेम संख्या, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? काट देते हैं। और आगे हल करते हैं। जैसे अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मिटा देने के बाद हमारे पास एक सूत्र होता है। क्या होता है? जैसे a बटे b का घात -m है। तो इसको हम लोग जो माइनस को हटाएंगे तो पलट देंगे, b बटे a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? b बटे a का घात, ये माइनस था ये प्लस में आ जाएगा m। इस प्रकार ये हमारे पास एक सूत्र है। हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? अभी बचा कितना? ये तो कट गया। तो 5 का घात 4 बटे 2 का घात 5, ये आपस में कट गया, इसलिए इसको उतार दिया। और एक बार फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा। कितना हो गया? ये 5 का घात 4 बटे 2 का घात 5 गुणित, पलट दिए तो कितना हो जाएगा? 2 का घात 2 बटे 5 पलट दिए तो घात 2, मतलब सेम हो गया। पलट दिए अंश को हर में और हर को अंश में। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये दोनों का हर क्या है? ये अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाँच का घात 4 बटे 2 का घात 5 गुणित, इसके साथ गुणा हो जाएगा 2 का घात 2 बटे 5 का घात 2। अब यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 का घात 5 है और यहाँ पे दिया हुआ है 2 का घात 2। तो इसमें से 2 को काट देंगे, या थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, उस सूत्र का उपयोग नहीं करते हैं, सीधा सा जो हमारे पास माइनस था ये माइनस ही रहने देते हैं।
तो कितना हो जाएगा, ऋण 5 का घात 5/2 का घात ऋण 2। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/2 का घात 4 गुणित 5/2 का घात ऋण 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों का आधार क्या है, बराबर है। जब दोनों का आधार बराबर रहता है तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है a का घात m बटे a का घात n, तो इसको क्या करते हैं, a m धन n, इस सूत्र का उपयोग करते हैं और इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 का घात, ये 4 है तो 4 लिख दिए, n की जगह -2 इसमें -2 लिख देंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/2 पूरे का घात 4 में 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 7, यदि 1/2x बराबर 16 का घात ऋण 3, तो x का मान ज्ञात करना है। तो उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और सवाल नंबर 7 को हल करते हैं। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है हल 7, क्या दिया हुआ है, 1/2 का घात x बराबर 16 का घात ऋण 3। तो जैसे कि हमने जो सूत्र इससे पहले उपयोग किए थे, क्या किए थे, वो सूत्र का उपयोग कर देते हैं। जैसे कि a का घात माइनस m है, ये क्या हो जाएगा, 1/a का घात m। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1/2x बराबर 1/16 का घात 3। कितना हो गया, 1/2 का घात 3। यहाँ 16 का गुणनखंड निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2। तो 16 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का घात नहीं 2 का घात 4 ऐसा। क्योंकि हमारे पास आधार यहाँ पे 2 है तो हमको यहाँ पे 2 ही प्राप्त करना है। चाहते तो इसको लिख सकते थे 4 का घात 2 बराबर भी 16 होता है, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारे पास यहाँ आधार 2 है तो इसको हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2x बराबर 1/2 का घात 4 का घात 3। तो हमारे पास कितना बचा, ये 4 3 12 हो जाएगा। 1/2x बराबर 1/2 का घात 12। तो ये 2 और 2 कट जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x बराबर 12। तो हमारा उत्तर हो गया x बराबर 12। तो समान आधार है तो आधार को काट दिए तो घात बच गया, तो x के बराबर क्या बच गया, 12। इसे लिख दिए x बराबर 12। अब प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 में कितना दिया हुआ है,
हल क्रमांक 8 ऋण 1/5 का घात 5 भागित ऋण 5 का घात 4। तो यहाँ भी हम लोग पिछले सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे पिछले सूत्र में क्या था, a/b का घात -m, तो क्या लिखते थे, b/e का घात m। तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र के विधि से बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो हो जाएगा ऋण 5 का घात 5 भागित ऋण 5 का घात 4। अब ये कितना हो जाएगा, ऋण 5 का घात 4 बटे ऋण 5 का घात 4। यहाँ पे 5 है। अब यहाँ भी दोनों का आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये ऋण ऋण भी कट जाएगा। या ऋण 5 का घात 4 बटे ऋण 5 का घात 4। तो ऋण को ये नहीं कटेगा, सम विषम मिला है। तो दोनों का आधार बराबर है, इसका सूत्र हो जाएगा ऋण 5 का घात 5 ऋण 4 बराबर ऋण 5 का घात 1 बराबर ऋण 5। ये हमारा आंसर। कैसे किए, हमारे पास ये सूत्र था, जैसे आधार बराबर रहता है, आधार बोलने का मतलब ये आधार है हमारा ऋण 5, x का घात m बटे x का घात n। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब दोनों का बराबर है इसको लिख सकते हैं x m माइनस n। जैसे m माइनस n कर दिए तो 5 ऋण 4 हो गया, तो 5 में 4 घटा दिए तो 1 बचा, तो 1 बराबर ऋण 5। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 8 का आंसर आ चुका है। अब सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, एक दिए गए चित्र में CD, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है C से लेकर D तक 5.2 है और AD कितना है 1.3 तथा EC E से लेकर C तक 3.6 है। तो AB और जैसे AB तथा DE में क्या संबंध है उसको बतलाना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं की क्या होती है, समानुपात में विभाजित होती है। इसको लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर ये समांतर खींची गई है तो समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD बटे AD बराबर क्या हो जाएगा, CE बटे EB। और यहाँ पे दिख रहा है 3.6 है, ये 5.4 है।
ये 0.9 है और ये 1.3, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5.2/1.3 बराबर नहीं है 3.6/0.9। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो भुजा समांतर नहीं है, क्या है, ये तिर्यक रेखा है। तो AB तथा BD में क्या संबंध है, तो लिख सकते हैं AB और BD में तिर्यक रेखा है, समांतर नहीं